ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं सॉल्व करता हूँ, देखना राइट है क्या क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा दिया था? 10th दिया था ना? हाँ, 10, 11, 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? वो बोल रहे कि एक्स डिजायर्स टू सेव 5 लाख एट द एंड ऑफ 4 years फ्रॉम नाउ। आज से 4 साल बाद 5 लाख रुपया रखने वाला है। इज रेडी टू इन्वेस्ट फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एट 10% फॉर दिस पर्पज। डिटरमाइन हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। यानी कि इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है, कुछ इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, बराबर ना, वो आप कुछ तो एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करोगे और आपको 4 साल के एंड में कुछ तो एक पैसा चाहिए, बराबर। तो आपको कितना पैसा बाजू में रखना पड़ेगा सो दैट आपका विश पूरा हो, ठीक है, उस तरीके से, मतलब आपका वो फुलफिलमेंट हो, ऐसे। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, ब्लैक बॉक्स आया एक। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि उसे आज से 4 साल बाद, मतलब 4th ईयर के एंड में उसको 5 लाख रुपीज चाहिए और एवरी ईयर वो एक एक्स अमाउंट एक्स अमाउंट एक्स अमाउंट एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। हमें कैसे समझ में आया कि एक्स अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड से चालू, वो बाई डिफॉल्ट है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अनटिल एंडलेस क्वेश्चन साइलेंट है या पर्टिकुलरली बोलते फ्रॉम नाउ, तब तक ऐसे समझ लेने का कि एक्स जो आ रहा है, बराबर ना, वो फर्स्ट ईयर के एंड से आ रहा है। अब एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे है, यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट था ना, इसमें मतलब ये मेरा इंस्टॉलमेंट था 1, 2, 3, 4, ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट। और जो आंसर है ना, ये भी 4th ईयर पे, 4,64,100, मतलब 4th ईयर के एंड का ये वैल्यू है। यही मैंने लिखवाया था, एफ पी आई एफ गिव्स अस वैल्यू ऑन द डेट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट 4th पे है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 लाख के सामने एक्स आएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा, मुझे 5 लाख रुपीज मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा उसका मीनिंग है। आया ध्यान में? अब करना क्या है, एसीएफ मालूम नहीं है, बट हमें ये पता है कि अक्यूमुलेटेड वैल्यू 5 लाख है, तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू एसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एफ पी आई एफ ए। कितना परसेंट है? 10% था, 4 इंस्टॉलमेंट, दैट इज 4। अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज 5 लाख। एसीएफ हमें पता नहीं है, का फॉर्मूला एक बार लिखना पड़ेगा, 1+i⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ तो 5 लाख इज इक्वल्स टू एसीएफ इंटू 1.1 रेज टू 4 -1/0.1, तो 1.1 इंटू, पहले वाला ही है शायद, है ना? 4.641 सही है क्या? इसका आंसर आ रहा है एसीएफ का 1,07,735 समथिंग अप्रॉक्स, पॉइंट डेसिमल में होगा। किया है ना ये? सेम, नहीं तो रुक के कर लो। क्या है? ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने को बता रहा है कि मतलब ये ये देखो, ये ऐसा एक, यानी कि अपने को ऐसा बता रहा है कि ये भी एक, ये है, क्या बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हमें ना ये पता चल रहा है कि हम लोग अक्यूमुलेटेड वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं? अक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है, उस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। A sum, Mr. A wants a sum of 20 lakhs after 8 years from now. For this purpose, he is ready to invest a fixed amount every year at the rate of end of 18% at the year end 18% per annum. How much he should invest today? सेम है, बराबर है। आंसर्स रेडी है क्या इसका? सॉल्व किया है तो मुझे जरा बताना ना। 13488 आ रहा है क्या?
चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उसे फर्स्ट ईयर से वो स्टार्ट करेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 8th ईयर तक वो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करेगा एवरी ईयर, बराबर ना। और एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करके उसे यहाँ पे 20 lakhs चाहिए, तो वापस अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू, ना सेम सम है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू मेरा 20 lakhs है, एवरी ईयर कितना डालेंगे वो पूछ रहे। मिस्टर ए वांट्स अ सम ऑफ 20 lakhs आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ, फॉर दिस पर्पज इज रेडी टू इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट ऑफ एवरी ईयर। वो कितना फिक्स्ड अमाउंट है, एसीएफ मालूम नहीं है, इंटू एफवीआईएफए कितना परसेंट, 18%, कॉमा 8, यहाँ पे 20 lakhs आएगा, इज इक्वल्स टू एसीएफ दैट इज एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, 1.18 रेज़ टू 8 माइनस 1 अपॉन 0.18। क्या आ रहा है, 20 lakhs इज इक्वल्स टू एसीएफ मल्टीप्लाइड बाय 15.3270 ले लेता हूँ, $15.3270 क्या आंसर आ रहा है एसीएफ का 130488 कुछ ऐसे अप्रॉक्स, करेक्ट है क्या? ठीक है, तो क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। मिस्टर अक्षय इज प्लानिंग फॉर हिज डॉटर्स मैरिज आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद। द टोटल एक्सपेंडिचर एंड मैरिज एट मैरिज होगा ₹20 lakhs है, फॉर दिस पर्पज इज रेडी टू फिक्स्ड अमाउंट, वापस सेम सम है, मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है इसका, 2,96,631 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो वापस नहीं कर रहा हूँ, सेम है। अब सुनना, अब जो मैं बताता हूँ इसको बोलते हैं कैश फ्लो विथ कांस्टेंट ग्रोथ, क्या इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल, क्या बोलते हैं कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल। एक मिनट मैं लिख रहा हूँ, मैंने शायद ये इसका भी आंसर दिखाया नहीं, एक मिनट। ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल है, क्या है कांस्टेंट, आंसर आ रहा है उसका पहले वाले का 2,96,631। कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल क्या है, या इसका दूसरा नाम है गॉर्डन्स मॉडल, जो वापस एक बार इसको मैं प्रूफ करूंगा जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे उस वक्त। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को प्रूफ करूंगा, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल, जीजीएम, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं, जीजीएम मतलब कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, और इसका नाम है, और एक नाम है कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, डीडीएम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल विथ कांस्टेंट ग्रोथ, डीडीएम विथ कांस्टेंट ग्रोथ। अब होता क्या है, अभी हमने परपेचुटी सीखा, अब मैं एप्लीकेशंस पे जा रहा हूँ क्योंकि वो भी अपने को काम में आने वाला है। परपेचुटी सीखा तो एक चैप्टर है अपना टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, उस टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में अपने पास अलग अलग टाइप के बॉन्ड डिस्कस किए हुए हैं, कितने टाइप के बॉन्ड है। तो यूएस में या इंडिया में भी ऐसा भी बॉन्ड होता है जो परपेचुअल होता है, परपेचुअल होता है मतलब हर साल वो तुमको इंटरेस्ट देते रहता है, हर साल तुमको क्या करता है इंटरेस्ट देते रहता है, उसको बोलते हैं परपेचुअल। जब हम परपेचुअल बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू प्राइस निकालते हैं तो हम लोग पीवी ऑफ परपेचुटी अप्लाई करते हैं, इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं। उसी तरीके से ये जो परपेचुअल है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, मुझे 2 लाख चाहिए फर्स्ट ईयर के एंड में, लेकिन उसके बाद उसमें 10% ग्रोथ चाहिए, ये हो जाएगा 2.2 लाख, फिर उसमें तीसरे साल प्लस 10% चाहिए, मतलब एवरी ईयर मुझे कॉन्स्टेंटली ग्रो होना चाहिए मेरा
10% से। आ रहा है समझ में? 2,20,000 में और 10% में ऐड करूंगा, मेरा नेक्स्ट ईयर आएगा 2.42 लाख, दैट इज 2,42,000। ऐसे कब तक चलना चाहिए? इन्फिनिटी तक, बराबर ना? ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल, या इसको बोलते हैं गॉर्डन्स जीजीएम, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, या इसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ। ठीक है, ये जो भी हम कर रहे हैं ना, ये सब वैल्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके सीए फाइनल में भी। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर शेयर प्राइस वैल्यू करना है तो शेयर प्राइस देखो बहुत सिंपल चीज़ है। हम क्या करते हैं, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, मतलब फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पहले हम या तो फिर इन्वेस्ट करते बाद में हमें मिलता है, या तो फिर पहले हम बोरो करते फिर हम रिपे करते हैं। जब इन्वेस्ट करते तो हम स्टॉक्स क्या करते हैं, स्टॉक्स बाई करते हैं, और फिर वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट करके देता है, रिटर्न इन फॉर्म ऑफ व्हाट, डिविडेंड। तो डिविडेंड मेरा फ्यूचर में आने वाला कैश फ्लो है, उसको डिस्काउंट करूंगा। ठीक है, और डिस्काउंट करके मैं आज का प्राइस निकालूंगा कि भाई आज इस स्टॉक को कितना प्राइस देना है। अभी मोटा मोटी तौर पे नहीं भी समझ में आया तो हम डिविडेंड का जब डिसीजन का लास्ट चैप्टर करेंगे उस वक्त तो समझ में आ ही जाएगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी ये देखेंगे। मैं तो जस्ट टच करके जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ फॉर्मूला सिखाना है यहाँ पे और कुछ नहीं, फॉर्मूला प्रूफ भी नहीं करने वाला हूँ। तो मेरा का फॉर्मूला है P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। P0 मतलब टुडेज प्राइस या PV। ठीक है, D1 मतलब एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एक चीज याद रखना, ये फर्स्ट ईयर है तो एक साल पीछे का वैल्यू 0 आएगा, बराबर ध्यान से सुनना, साथ साथ में लिख भी लेना। D1 जो है वो D1 है इसलिए P0, अगर D4 होगा तो P कौन सा मिलेगा, P3 मिलेगा। ये अपने को बाद में अप्लाई करना है और उस वक्त अपने ध्यान में आना चाहिए। यही क्या है, फॉर द टाइम बिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो हमें सीखना है कि क्या है करके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, या अभी के लिए इंटरेस्ट रेट है हमारा। ठीक है, और जी क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ। जी क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ। मैं इन एंड आउट अभी कुछ करवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस हो सकता है। ये ग्रोथ किस बारे में है, तो ये ग्रोथ किसके ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक के प्राइस के ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं गॉर्डन। मायरॉन गॉर्डन वॉज एन इकोनॉमिस्ट। मायरॉन गॉर्डन ने बोला है कि ये जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ ये कहाँ का ग्रोथ है, ग्रोथ है तुम्हारे डिविडेंड में, ग्रोथ है तुम्हारे अर्निंग्स में, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो अभी हम देखने वाले आगे। ठीक है, रेशियो चैप्टर में भी आएगा। ग्रोथ कहाँ पे है, ग्रोथ है डिविडेंड में, ग्रोथ है अर्निंग्स में, ग्रोथ है मार्केट प्राइस में। ये सारे चीजों में जो ग्रोथ आता है वो हमारा जी है, कांस्टेंट ग्रोथ। कंपनी ऑन एन एवरेज इस ग्रोथ से बढ़ने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है, हमें पता है। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे तो नोट्स में मैंने लिखवाया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी विल बी कवर्ड अलोंग विद चैप्टर 5 क्वेश्चन 24 to 26 आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। मतलब ये गलत लिखा है क्वेश्चन, 13, 14, 15 होना चाहिए। ठीक है, तो 13, 14, 15 इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ओके। अभी हम सिर्फ नंबर क्रंचिंग सीखेंगे, और ये सेम क्वेश्चन है ना, हम करेंगे कब, डिविडेंड डिसीजन में। कब करेंगे, डिविडेंड डिसीजन में। ठीक है, तरीके से जरा थोड़ा टाइम स्पेंड करना ना, देखना आता है क्या ये सम, टाइम स्पेंड करो जरा, देखो आता है क्या। मैं करता हूं, सुनो। द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द करेंट ईयर इज 15, मतलब D0 जो है ना वो 15 है। हमें क्या चाहिए, D1, क्या चाहिए, D1, जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। तो द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन द डिविडेंड इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग रेट्स। देखो कैसे मतलब अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, आराम से। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। तो मेरा जो D0 है वो कितना है, मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ, बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 13 है। D0 है 15, मेरा ग्रोथ जो है, तो फर्स्ट ईयर
एंड सेकेंड ईयर मेरा ग्रोथ है 12%, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मैं लिख रहा हूँ, मैं बाद में दिखाता हूँ, 10%, फिफ्थ से लेके इन्फिनिटी तक द ग्रोथ इज 8%। केई जो दिया ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज केई, एक्सपेक्टेड मतलब क्या, केई दैट इज 20%। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्राइस एट प्रेजेंट। ये देखो मैंने पूरा समराइज कर लिया। D0 मेरा 15 है, D1, D2 बराबर ना, D0 मतलब अभी का प्रेजेंट डिविडेंड इज 15, मतलब इसका मतलब ये ईयर है, तो मेरा फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो मेरा 15 प्लस, ये मेरा कैश फ्लो रेडी हो रहा है, 15 प्लस, दो स्टेप में सम सॉल्व होगा। सुनना ध्यान से, पहले मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ। 15 प्लस मैं 12% करूंगा तो कितना आ रहा है, 15 प्लस 12%, 16.8। सेकेंड 16.8 में प्लस 12% होगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 18.82 ले लेता हूँ, ठीक है। थर्ड ईयर में 18.82 में प्लस होगा 10%, 20.70। फोर्थ ईयर में 20.70 में प्लस 10% होगा तो कितना होगा, 22.77, करेक्ट। फिफ्थ ईयर से लेके, मतलब फिफ्थ ईयर में 22.77 में प्लस होगा 8%, कितना होगा, 8% प्लस 8%, तो ये आएगा 24.59। और यहाँ से लेके ये जो 24, ये कॉन्स्टेंटली ग्रो होगा कितने परसेंट से, 8% से, बराबर। तो ये जो पीरियड है फिफ्थ से लेके, ठीक है, ये तुम्हारा कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल। आया ध्यान में, तो मैं कैसे कर रहा हूं, सम को देखना, इसको टू स्टेप सम बोलेंगे, ठीक है। एक तो तुम्हारे पास इम्प्लिसिट पीरियड है ये वाला, ये इसको इम्प्लिसिट पीरियड बोलते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी बाद में सीखेंगे। और एक हॉरिजॉन पीरियड है जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट वाला है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, मैं पहले स्टेप 1 करता हूं। स्टेप 1 इज व्हाट, कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल सुनना, बाद में कॉपी कर लेना। कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल, टाइम दूंगा, टेंशन मत लो। कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल कैसे होगा, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये जो डिविडेंड है ये कहाँ खड़ा है, कौन से ईयर पे, फिफ्थ ईयर पे, फिफ्थ ईयर के एंड में, मतलब ये D5 है। अगर ये D5 है, अपॉन KE माइनस जी में अगर अप्लाई करता हो तो मुझे P कौन सा मिलेगा, एक साल पीछे का। इसलिए मैं इतना जोर दे रहा था उस बात पे। अगर ये D5 है कितना, 24.59, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 20%, 20% कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट कितना, 8%, तो 20% माइनस 8%, बराबर ना, तो ये हो गया 12%। तो 24.59 डिवाइड बाई 12%, तो कितना आएगा, 24.59 डिवाइड बाई 12% प्रेस करते सकते, या तो फिर 0.12 ले सकते हैं, तो आंसर आएगा 204.92, है ना। इसका मतलब समझते हैं, फिफ्थ ईयर से लेके इंफिनिटी तक, बराबर ना, तुमको कॉन्स्टेंटली तुम्हारा डिविडेंड ग्रो होना चाहिए 8% से। फिफ्थ ईयर से लेके इंफिनिटी तक मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए क्या, 24.59 नहीं, हर साल 8% ग्रो, 8% ग्रो, 8% ग्रो, ऐसे ग्रो होते जाना चाहिए। और उसका जो वो जितना भी डिविडेंड है ना, उसका फोर्थ ईयर के एंड का जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, वो है 204.92। ये तो फोर्थ ईयर का प्राइस आया, ये लोग तो आज का प्राइस पूछ रहे, तो मैं स्टेप 2 करूंगा। स्टेप 2 कैसे होगा, ईयर और कैश फ्लो बोलो या डिविडेंड बोलो, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड था 16.8, ये सब मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। सेकेंड ईयर का डिविडेंड था 18.82, थर्ड ईयर का डिविडेंड था 20.70, फोर्थ ईयर का कैश फ्लो था 22.47, सॉरी 77, और एक मेरे पास अक्यूमुलेटेड वैल्यू, वापस मैंने 4 लिखा,
दैट इज 204 पॉइंट, अभी जो निकाला वो। बात समझ में आया? मुझे एक बात बताओ, सिंगल कैश फ्लो चल रहा है, एन्युटी चल रहा है, क्या चल रहा है? अनइवन कैश फ्लो चल रहा है। क्या चल रहा है? अनइवन कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? टेबल से, टेबल बनाते हैं, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या रहेगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% रहेगा, 10% रहेगा, 8% रहेगा कि 20% रहेगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा। वो सब तो ग्रोथ दिया था। प्रैक्टिकली बात करूं सर क्या चल रहा है, अरे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले तो नंबर क्रंचिंग सीख ना, मैंने डिफिकल्ट सम इस लेवल पे ले लिया जानबूझ करके, ताकि अपने को पता चले कि सीए इंटर का लेवल क्या है। ध्यान में आया ना? और वो अपने को समझना पड़ेगा। तो नहीं समझेंगे ऐसा नहीं चलेगा, कि नहीं समझ में आ रहा है ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। हम एग्जैक्टली ये कर रहे हैं, कंपनी में जनरली क्या होता है, जब तुम नया प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च करते हो तो तुम्हारा ग्रोथ बहुत बढ़िया रहता है। बढ़िया मतलब 12%। लेकिन फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे तुम्हारा कंपटीटर है ना, वो भी रेडी हो जाता है, बराबर, और फिर तुम्हारा ग्रोथ आ जाता है 10%। और फिर उसमें एक डिक्लाइन आ जाता है जहाँ पे 8% है, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो 8% से ग्रो होगा। मैंने प्रोडक्ट के हिसाब से समझाया। जब तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा तो तुम्हारा डिविडेंड का भी पे आउट कम होएगा। लॉजिक समझा? तो मुझे पहले, आज तो डिविडेंड 15 है, लेकिन वो 15 से 12% से ग्रो होगा। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा 16.8 पहले साल, दूसरे साल मिलेगा 18.82, तीसरे साल उसमें प्लस 12% नहीं होगा। वो लोग बोल रहे हैं, उसका एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है बराबर ना, कि 10% वो हो जाएगा ग्रोथ। 12% नहीं होगा तो 10% भी ग्रो हुआ तो कितना होगा? 20.70। ये सब क्या चल रहा है? ये सब है ना अंदाज चल रहा है, अंदाज अपना अपना। ध्यान में आया? तो मेरा अंदाजा 12% है, तुम्हारा 10 होगा, किसी का 5 होगा, सबका अंदाज अपना अपना है भाई। ये सब अंदाज अपना अपना चल रहा है। तो ये सब सब है ना हवा में बातें चालू है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हम वैल्यू कर रहे हैं। कंफर्म है क्या? कंफर्म कुछ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। समझ में आया? तो ये सब इसलिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, इतना सब एजम्पशन के साथ हम सब करते तो क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले कि कहीं रास्ता ना भटक जाए। पढ़ाई चालू कर दी है, लेकिन मालूम नहीं है कि पोर्शन कब खत्म होने वाला है। और मालूम पड़ गया अरे अभी तो 1 महीना बाकी है, मेरा 4 सब्जेक्ट बाकी है, अरे बाप रे, तो क्या हो जाएगा? अगले टाइम का तैयारी करना पड़ेगा। एक अंदाजा बजटिंग तो करना पड़ेगा ना, कि भाई कितना है, क्या है, कितना डिविएट हो रहा है, कितना नज़दीक है। तो वो हिसाब से अपना अपना अंदाजा है कि पहले 2 साल समझो 12% बढ़ा, फिर समझो उसके बाद 10% बढ़ा 2 साल, तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, कितना मिलेगा? तो 20.70 मिलेगा। उसके बाद के साल वापस 10% ग्रो होगा तो 22.77 मिलेगा। लेकिन वो बोल रहा है कि 5th ईयर से कॉन्स्टेंटली कंपनी मरने तक 8% से ग्रो होगा। तो वहां पे कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल अप्लाई करेंगे और मैं प्राइस ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ 4th ईयर निकालूंगा, और वो आ रहा है 204.92। इंटरप्रिटेशन क्या है? 5th ईयर से लेके आजीवन कंपनी मरने तक जो डिविडेंड देगा, जो ग्रो होने वाला 8% से, उसका मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला 4th ईयर के एंड पे, वो आया 204.92। सम खत्म हुआ क्या? नहीं, हमें P0 चाहिए। तो बाकी के जो बचे हुए डिविडेंड्स है उसका भी क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू के लिए फैक्टर कौन सा यूज करेंगे? बाकी सब ग्रोथ था, बाकी सब क्या था? ग्रोथ था। हम डिस्काउंटिंग लेंगे 20%। डिस्काउंटिंग क्या है? 20%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी द डिस्काउंटिंग रेट। आगे के चैप्टर में भी आएगा, तब भी बताऊंगा। याद रखना ये बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इधर एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमें पता है 1.2 लेंगे, डिवाइड प्रेस करेंगे इक्वल्स टू, तो पहला वाला फैक्टर रहा है 0.8333, फिर से इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, फैक्टर रहा है 0.6944, फिर से इक्वल्स टू प्रेस करेंगे 0.5787 आ रहा है, फिर से इक्वल्स टू प्रेस करेंगे 0.4823 आ रहा है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 4 डिजिट, फिर से प्रेस करेंगे 0.4018 आ रहा है। बराबर है? गलत है। ये तो 4 है ना, 5th ईयर का फैक्टर क्यों लोगे? ये 0.4823 रहेगा, 4th ईयर का ही है। तो ये सब करते हो ध्यान रखने का। फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो
16.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8333 के साथ, तो आंसर आ रहा है 13.99। मैं लेता हूँ 14। उसी तरीके से 18.82 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6944 के साथ, तो आंसर आ रहा है 12.50। मैं 2 डेसिमल ही ले रहा हूँ। 20.70 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5787 के साथ, तो आंसर आ रहा है 11.98। उसी तरीके से 22.77 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4823 के साथ, तो आंसर आ रहा है 10.98। और उसी तरीके से 204.92 को मल्टीप्लाई करेंगे वापस 0.4823 के साथ, तो आंसर आ रहा है 98.83। समझ में आया? और फिर इन सब का टोटल करेंगे तो हमें आंसर आ रहा है, मैंने M+ यूज़ नहीं किया, आप चाहिए तो कर सकते हो। ये आंसर आ रहा है 148.29। मतलब आज का स्टॉक का वैल्यू, जो एक्सपेक्टेड स्टॉक वैल्यू, क्योंकि सब एक्सपेक्टेशन था, ये डिविडेंड होगा, ये होगा, ये होगा, सब एक्सपेक्टेड। किसको मालूम है क्या होने वाला है? किसी को नहीं मालूम है। इसलिए जो प्राइस है बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड प्राइस। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड प्राइस। या इसका दूसरा नाम है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, जब भी वैल्यूएशन हमारे हिसाब से होता है, हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना फाइनेंस में, याद होना चाहिए, सीए इंटर, सीए फाइनल तक, हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको प्राइस नहीं बोलते, तो बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। प्राइस तो जो मार्केट में चल रहा है वो, ये तो मेरे हिसाब से प्राइस का आज वो स्टॉक का भाव होना चाहिए था 148.29। ध्यान में आया? प्राइस तो डिमांड सप्लाई से डिसाइड होगा यार, तो हमें थोड़ी पता है क्या है। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें ये जो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब वापस एक बार बता देता हूँ, कंपनी का जो डिविडेंड था पहले 12% से ग्रो हो रहा है, तो मुझे डिविडेंड मिल गया 2 साल का। फिर 10% से ग्रो होता है, उसका डिविडेंड मिल गया। बट यहाँ से कॉन्स्टेंटली ग्रो होने वाला था, इसके लिए कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल लगाएंगे। तो 2 स्टेप सम बनेगा। पहले जीजीएम अप्लाई होएगा, तो मेरे को P4 मिलेगा। फिर ये P4 इसके साथ मैं सबके साथ लेके फिर सबको डिस्काउंट कर दूंगा, P4 को और बाकी डिविडेंड्स को, तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, या तो फिर बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक क्यों बोलते हैं? कि हमने कैलकुलेट किया, इसलिए इंट्रिंसिक। ठीक है? जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। ध्यान में आना? क्वेश्चन देखो, ये भी एक बार आना चाहिए अपने को। 14th क्वेश्चन क्या लिखा है, लिख लेता हूँ। द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी करंट ईयर इज 20। करंट ईयर मतलब D0 की D1, D0 इज इक्वल्स टू कितना? 20। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन द डिविडेंड इज 15%। एक्सपेक्ट ग्रोथ जी ग्रोथ रेट है 15%। ना एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रोथ शेयर होल्डर इज 20%, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 20%। कैलकुलेट द डिविडेंड फॉर 6 years and also indicate the total present value of this dividends along with present value of amount realized on sale of the share at the end of the 6th year। क्या बोल रही है? कैलकुलेट द डिविडेंड फॉर 6 years, 6 साल का डिविडेंड निकाल लो। ऑल्सो इंडिकेट द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस डिविडेंड्स अलॉन्ग विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द सेल एट द शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द 6th year। समझा क्या? हाँ एग्जैक्टली, मतलब 6th year के एंड का क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द 6th year। ठीक है? और सारा प्रेजेंट वैल्यू चाहिए अलॉन्ग विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 6th year। तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है मालूम है? ये कुछ इस तरीके का बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टीढ़ा है पर अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप है ना, मुझे एक तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6th ईयर का डिविडेंड दो, क्या बताओ, डिविडेंड बताओ, कैलकुलेट द डिविडेंड फॉर द 6 ईयर्स। बाद में प्रेजेंट वैल्यू दो अलॉन्ग विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। यहाँ का जो प्राइस रहेगा ना, प्राइस P6, वो भी बताओ मुझे। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ से शुरू हुआ, ये तो कॉन्स्टेंटली ग्रो होने वाला है ना, कैसा ग्रो होने वाला है, क्या रेट से ग्रो होने वाला है, 20% से, क्या रेट से, देखो ऊपर लिखा है मैंने, सॉरी 15% से। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर ये मुझे P6 चाहिए तो यहाँ पे क्या चाहिए, P5 की 7 अपॉन KE माइनस G, है ना। तो D7 कैसे निकालेंगे, तो आज का करंट डिविडेंड 20 है, तो 20 में मैं प्लस करूंगा, 20 में मैं प्लस करूंगा कितना, ग्रोथ 15%, कितना आता है 20 प्लस 15, 23 आ रहा है। फिर उसमें 23 में मैं प्लस करूंगा 15%, कितना आ रहा है 26.45। फिर उसमें मैं 15% ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है 30.42 लेता हूँ, प्लस 15% ऐड कर रहा हूँ मैं तो कितना आएगा 34.98, प्लस 15% ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 40.23 पकड़ो, प्लस 15% ऐड करूँगा तो 46.26 आ रहा है, और 7th ईयर का डिविडेंड चाहिए तो वापस प्लस 15% करूँगा तो 53 आएगा ना, 0.20, है कि नहीं, आज समझा, ठीक है। तो D7 है मेरे पास 53.20, के ही दिया है 20%, तो 20 को 0.2 भी ले सकता हूँ, या 20 माइनस डायरेक्ट 15%। एक चीज कुछ ध्यान में आया तुम्हारे, अगर कभी, अगर मेरा ग्रोथ अगर यहाँ पे 25% होता था तो क्या होता था, नेगेटिव आता था डिनोमिनेटर, प्राइस नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, अनरियलिस्टिक हो गया, समझे। तो गॉर्डन को इसलिए बोला जाता है, ये मॉडल को तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो, कब, जब खास करके तुम्हारा ग्रोथ ज्यादा है केई से, ये कंडीशन है कि ग्रोथ तुम्हारा कम होना चाहिए, किससे, केई से, आया ध्यान में, केई से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो 53.20 को डिवाइड करूंगा 5% के साथ 20 माइनस, तो ये आ गया 1064, क्या आ गया 1064, समझ में आया, ठीक है। हाँ 53.20 डिवाइड बाई 5%, 5 डिवाइड प्रेस करो, 5 प्रेस करो, परसेंटेज प्रेस करो, हो गया 1064, राइट है। मुझे इन सब का प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, मतलब 6 तक का, ये तो P6 है ना, प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, तो ईयर, डिविडेंड, डिस्काउंटिंग फैक्टर, एट द रेट, क्या, कितना परसेंट, 20% ना, 15 नहीं 20, तो ग्रोथ है 1 2 3 4 5 6, समझ में आया, ठीक है। और डिविडेंड कितना है 23, 26.45, 30.42, 34.98, 40.23, 46.26, है ना। और प्लस 6th ईयर का प्राइस, तो सबका पूछ रहे 1064, बराबर 20% का फैक्टर लूंगा, 1.2 डिवाइड इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है 0.8333, फिर से इक्वल्स टू 0.6944, फिर से इक्वल्स टू 0.5787, फिर से इक्वल्स टू 0.4823, फिर से इक्वल्स टू 0.4019, फिर से इक्वल्स टू 0.3490, है ना, और फिर से इक्वल्स टू 0.2791, बराबर है। सही है, सिक्स वाला तो 60 आएगा ना, गलत है,
ये 0.3490 ही आना चाहिए, समझे? अच्छा ऐसा है, एक मिनट। तो ये सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये भी सही है, 0.4019 सही है, 334, ओ 3348 आ रहा है क्या? 49 इधर गड़बड़ हुआ है ना? 3349 आना चाहिए, तो 3349 और इधर भी 3349, तो ये गलती से ऐसे मत ले लेना, ठीक है? तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.8333, 19.17, 26.54, सॉरी 45 इंटू 0.6944, 18.37, 30.42 इंटू 0.5787, 17.60, 34.98 इंटू 0.4823, 16.87, 40.23 divided by 0.4019, 16.17, 46.26 into 0.3349, 15.49, 1064 into 0.3349, 356.33। ज़रा चेक करना, मेरे को ज़रा डाउट है इस आंसर पे। मैंने M प्लस किया है, ज़रा डाउट है, चेक करो तो ज़रा टोटल 444.51 आ रहा है क्या? मैं भूल गया बीच में, ऐसा लग रहा है मुझे। फोर 460 आ रहा है ना? एग्जैक्ट इसका आंसर 460 आ रहा है। फोर 460 आ रहा है, समझ में आया? अभी क्या किया, वापस एक बात बताता हूँ। अभी क्या किया, हमने सारे डिविडेंड्स को पुल किया और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला। तो ये मेरा आज का एक्सपेक्टेड प्राइस है। सर इतना करने का ज़रूरत था क्या? मैं कुछ प्रूफ करने वाला हूँ, इतना करने का ज़रूरत है? वो तो मुझे क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द डिविडेंड फॉर द 6 ईयर्स। 6 साल का डिविडेंड निकाल लिया। ये 6 साल का डिविडेंड है। एग्जाम होगा तो अलग से लिख देंगे, D1 इतना है, D2 इतना है, D3 इतना है, स्पेसिफिकली लिखने का, ठीक है ना? वो सब चैप्टर के वक्त चालू करूंगा मैं, कंक्लूजन। ये तो प्रैक्टिस चालू है तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन पे, ठीक है? आगे, indicate the total present value of this dividend along with the present value of the amount realized on the sale of the share at the end of 6th year। at the end of the 6th year हम कितने में बेचेंगे? 1064। कितने बेचेंगे? 1064, है ना? और टोटल प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 460। कितना है? एक बात बताओ मुझे, ये यहां से कॉन्स्टेंटली ग्रो होने नहीं चालू हुआ था 15% से? स्टार्टिंग से ही हो रहा था ना? प्रीवियस क्वेश्चन कैसा था? 12% 2 साल, 10% फिर 8%, फिर कांस्टेंट ग्रो हुआ, है ना? ये तो 15% शुरुआत से ही है। तो एक मिनट, 23 अगर मेरा D1 है, 23 अगर मेरा D1 है, तो मुझे P0 मिल सकता है कि नहीं? 23 अगर मेरा D1 है, 20 माइनस 15%, जरा निकालो। 23 डिवाइड बाई 5% इज नथिंग बट 460। करने का तरीका कुछ भी हो, आंसर सेम ही आएगा अगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो। 23 पहला डिविडेंड है, P0 चाहिए, D1 है तो P0 मिलेगा। 23 कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है, तो तुम कैसा भी करोगे ना, भले तुम इस मेथड से करो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स लेके, या तुम एक साथ कोऑर्डिनेट्स मॉडल अप्लाई करो, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। समझ में आया? ये प्रूफ करना था, इसके लिए सम किए हम, ठीक है? कॉपी करो।
अभी ये देखना, अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं। डिविडेंड पेड बाय द कंपनी द करंट ईयर इज 50, एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिविडेंड इज 16। तो D0 में 50 में पहले 2 साल 16% ऐड होगा, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मतलब 3, 4, 5, समझा, +20 +20 +20 होगा, बराबर। फिर उसके बाद वापस 3 साल +15% है, ठीक है। और उसके बाद गॉर्डन्स मॉडल अप्लाई करना है 8%, ट्राई करना है ये, मैं तो फिर मैं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है।